आलोक जी आज हमारे बीच हैं तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है पत्रकार बिरादरी के लिए बड़ा अच्छा दिन है ये, क्योंकि हमारे बीच से एक व्यक्ति आज विश्व प्रसिद्ध कवि, विश्व प्रसिद्ध लेखक है और ये थोड़ा सा आपके सक्सेस में क्रेडिट हम भी ले लेते हैं। बिल्कुल आपको लेना चाहिए। तो सारा क्रेडिट आपका है। तो आलोक जी पहले पत्रकार रहे और पत्रकारिता से जो सफ़र शुरू हुआ फिर वो सफ़र वहाँ जाकर पहुँचा जहाँ सब आज उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद इस संवाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ रिपब्लिक भारत संवाद है, नए भारत का शंखनाद। और आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी और सुन रही थी तो महानायक अमिताभ बच्चन ने भी आपकी एक कविता के बारे में जिक्र किया जो नए भारत के चेहरा हूँ उसकी बात करता है। तो मुझे लगता है अगर संवाद की शुरुआत इस बात से हो कि नए भारत का चेहरा क्या होता है, कैसा होता है, आलोक जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, रिपब्लिक भारत का बहुत शुक्रिया, आपने मंच पर बुलाया। चूँकि कवि जो है वो जो कुछ कहता है वो कविता के ज़रिए ही कहता है, तो मुझे जो लगता है कि इतिहास का मैं आईना हूँ, तहज़ीब का रंग सुनहरा हूँ। इतिहास का मैं आईना हूँ, तहज़ीब का रंग सुनहरा हूँ। गंगा जमुना मेरी आँखें हैं, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। वाह। पड़ोसी मुल्क से भी भारत कुछ कहता है। क्या कहता है? मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी कह रहा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा। बहुत खूबसूरत। अब चांद पे पाँव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। अब चांद पे पाँव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मतलब इस कविता को हमारे देश की नहीं दुनिया की इतनी बड़ी आवाज़ ने नवाजा है, बच्चन साहब। उनके सामने अगर आपने मुझसे पढ़वा ली है तो ये उनकी आवाज़ का मैं उनकी आवाज़ का बहुत रिगार्ड करता हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने भी उन्हीं की आवाज़ में जब इस कविता को सुना तो मुझे लगा कि संवाद की शुरुआत नए भारत से ही के आगाज़ से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रिपब्लिक भारत में और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात सदैव करते हैं। मैं आलोक जी आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि जब एक लेखक और एक कवि, जब आप बोल रहे थे तो ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, लेकिन आप पर देवादिदेव महादेव का भी आशीर्वाद है। अब बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा। आम आदमी के लिए उसका उच्चारण भी मुश्किल है, उसको समझना भी मुश्किल है, लेकिन आलोक जी ने उसका हिंदी में अनुवाद किया और उस अनुवाद को आशुतोष राणा जी की आवाज़ में हमने सुना। उसे सुनकर जो मंत्रमुग्ध ना हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति होगा। तो पहले तो शिव तांडव स्तोत्रम की हम बात कर रहे हैं और उसके हिंदी अनुवाद की बात कर रहे हैं, तो देवादिदेव के लिए पहले मुझे लगता है उनकी स्तुति में नमन करते हुए मैं आपसे वो सुनना चाहूँगी। उसके अलावा क्योंकि वो जिस तरह से वायरल है, जिस तरह से लोग उसे सुन रहे हैं, वो एक अलग ही आयाम है। देखिए, अभी इस सेशन से पहले अमीश भाई कह रहे थे और उन्होंने भी शिव तांडव स्तोत्र का ही जिक्र किया। बिल्कुल। मैंने कभी भी किसी भी मंच पर, सुचरिता शायद आपको ये बाइट कहीं नहीं मिलेगी मेरी पिछले 3 बरस में जब से वो शिव तांडव स्तोत्र वायरल है जी, कि वो मैंने लिखा है। हाँ। वो लिखवाया गया है। क्या? और जिन्होंने लिखवाया है, क्या बात। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो देवादिदेव महादेव आशुतोष का कार्य था, जो मेरे बड़े भाई आशुतोष राणा जी उनके माध्यम से मुझ तक पहुंचा। और आशुतोष का कार्य था
आशुतोष निमित्त बने तो शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में आलोकित हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसी अद्भुत घटना थी जो मेरे भी पूरे रचनात्मक जीवन में 30 साल के अपने जीवन में लेखन क्षेत्र में वो एक ऐसी घटना थी जो बहुत ही स्वाभाविक रूप से घटी। एक दिन आशुतोष राणा जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, कोविड का वही वक्त था, हम लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आलोक, मैं चाहता हूँ कि तुम शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद प्रस्तुत कर दो छोटे भाई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया आप किस जोखिम में डाल रहे हैं मुझको। कहा, विद्वान रावण द्वारा रचित शिव की अद्भुत स्तुति, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिका। बोले नहीं, ये हो जाएगा, तुम करने की कोशिश करो। मैं आपको इसका वाकया सुना दूं, उसके बाद फिर बिल्कुल, ये बिल्कुल। बिल्कुल। तो करीब 10-12 रोज़ गुजर गए और ख़ास सोमवार का दिन था। सुबह सुबह फिर फ़ोन आया उनका, हाँ छोटे भाई हो गया। तो मैंने कहा जी हो गया, बस एक फाइनल टचिंग बाकी है। और सचमुच में उस दिन तक मैंने कलम नहीं उठाया था। बड़ा अपराध बोध हुआ। मैंने नीतू से बोला, अपनी पत्नी से, कि आशुतोष का कार्य है, आशुतोष निमित्त बन रहे हैं और ये कार्य आलोकित हो नहीं रहा है। और उस रात सोमवार के दिन फिर जब मैं बैठा तो जैसा अभी अमीश जी कह रहे थे, हम समभाव हैं दोनों लेखक, कि वो उनका कार्य था, वो वही कराते हैं। तो वो जब होना शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो उंगलियां हैं, ये जो मानस है, ये जो पूरा शरीर है, ये कहीं ना कहीं एक अलग तरह की दिव्यता से आलोकित हो रहा है जो मैंने पहले कभी अनुभूत नहीं की थी। और होना शुरू हुआ, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त। अब देखिए ये फ्रेमिंग जो सारी थी, अगर आप इसको समझेंगे, ये फ्रेमिंग भी एक इस तरह की फ्रेमिंग थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अगर आप पर ईश कृपा नहीं है, अगर आप पर उसका आदेश नहीं है, तो मुझे लगता है आप ऐसे भावों को शब्द नहीं दे सकते जो भाव आपकी मनुष्यता का एक वो है, प्रमाण है। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। बहुत खूब। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, हमारे और आपके, सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल हैं, वही जनक जनन सदा, नमन कृतज्ञ प्राण यह जपें सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। मैंने आपसे चर्चा के आरंभ में कहा था, जो अमीश भी कहकर गए अभी जी, कि ऐसे सारे कार्य जो हैं वो देवादिदेव महादेव, माता भगवती और हमारे ऊपर जिनकी कृपा है उनकी कृपा से ही होते हैं। एक शब्द था जिसका अर्थ मुझे पता ही नहीं था, सुचारिता। श्लोक था कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देखकर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिवा शिवम। अब हमारे कविता में रदीफ काफिये भी होते हैं जिनका निर्वहन करना पड़ता है मीटर के साथ साथ। सही बात। बहुत सारे यहाँ कविता के प्रेमी लोग बैठे हैं। तो जब मैंने वो लिखना आरंभ किया कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, तो मैंने सोचा कि मैं लीन
कि जो तुक है, जो काफिया है, वो तो नहीं लूँगा। कोई ऐसा शब्द लूँगा जो संस्कृत के बहुत नज़दीक हो और जो रावण द्वारा इतना दिव्य स्तुति देवादिदेव महादेव की रची गई है, उसको परिभाषित भी करता हो, उसके आलोक को भी और इन्हेंस करे, बढ़ाए। तो मैंने ऐसे ही, राइटर ब्लॉक से हम लोग बहुत डरते हैं, घबराते हैं, तो मैंने ऐसे ही एक अनसुना सा शब्द, जिसे मैंने अपने 30-35 साल के रचनात्मक जीवन में कभी नहीं सुना था, कभी नहीं पढ़ा था, प्रलीन शब्द। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। सुबह मैंने विद्वानों से चर्चा की कि ये श्लोक और हुआ इसमें, और इसमें मैंने एक शब्द ऐसे ही रख दिया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आकंठ डूबा हुआ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, ये प्रलीन शब्द ही आएगा, प्रलीन शब्द का ही यहाँ पर अर्थ बोल रहा है। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गया उस समय, जिस समय मुझे ये पता चला कि वो शब्द जिसे मैंने 50-52 साल की उम्र में, इस बहाने में अपनी उम्र भी आपको बता देता हूँ, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, मैंने उसको किसी कविता में नहीं देखा, वो शब्द मेरे उस हिंदी शिव तांडव स्तोत्र के भावानुवाद करते समय कैसे आ गया। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वो कनेक्शन होता है जो ये कार्य कराता है। अब जो मैं आपसे भी बोल रहा था चर्चा के शुरू में जी, कि मैं और आदरणीय बड़े भाई आशुतोष राणा जी, हम लोग जब विमर्श करते हैं तो हम ऐसे महान जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जिनकी हमें कृपा प्राप्त है, या महादेव हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हम इनकी चर्चा करते हैं। और सुबह 3-3, 4-4 बज जाते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, विमर्श करते रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही विमर्श हो रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आप शिव को कैसे देखते हैं, शिव क्या है? तो उस चर्चा में, उस विमर्श में जो निकला, वो शिव तांडव स्तोत्र जो 17-18 श्लोक हैं उसमें, जटाटवी गलज वाला, लेकिन एक अंतिम ऐसा है जिसका जिक्र आपने आधुनिक भाषा में कहा कि बहुत वायरल होता है। हाँ, और वो ऐसा है कि जो शिव तांडव स्तोत्र नहीं है, लेकिन शिव का स्वरूप है। शिव क्या है? हाँ, वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। बहुत खूब। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। शिव हमारी पूरी सनातन सभ्यता के इकलौते ऐसे देवता हैं जिन पर अगर आप 1 लोटा जल और 3 पत्तियां भी चढ़ा देंगे तो वो आपके साथ हो लेंगे। आप अगर उनको पीपल के नीचे रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे, आलोक रख देंगे तो आलोकेश्वर हो जाएंगे। और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व आह्वान किया और बुलाया और विराजा बिठाया तो रामेश्वरम हो गए। क्या खूब। स्थान को सिद्ध कर दिया और व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया। इतना प्रसिद्ध कर दिया कि जिनके लिए कॉपियां लिखा करता था 20 साल पहले, वो रिपब्लिक भारत पे बुला के बात कर रही हैं। हम दोनों ने अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत एक साथ की थी। तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, और वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिव। रावण ने स्तुति लिखी थी और भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद मिला। आपने अनुवाद लिखा और मुझे लगता है आशीर्वाद आपके साथ हो लिया।
बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत इतना सुंदर आप बोल रहे थे भगवान भोले शंकर के बारे में, मुझे लगा कि मैं आपको बीच में जो प्रवाह आपका चल रहा था मैं चाहकर भी रोक नहीं सकती थी, और इतना खूबसूरत आप बोले हैं। लेकिन ये भी ज़रा बताइए कि हम जैसे आम लोगों के लिए भी कुछ लिखते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। हम टेलीविज़न में नौकरी करते थे और टेलीविज़न से ही सफ़र शुरू हुआ था। तो एक बार मैंने देखा, एक पॉलिटिशियन की बाइट चल रही है हमारे चैनल में, और मैं और सुचारिता बात कर रहे थे कि ये साला झूठ बोल रहा है। तो वहाँ से शेर निकला, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। ये जितने यहाँ जर्नलिस्ट कितने बैठे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं ज़रा हाथ ऊंचे करके। हाँ भाई, जो रिपब्लिक से हैं और टेलीविज़न वर्ल्ड से हैं, वाह, कम हैं लेकिन बहुत हैं। चलिए, एक जर्नलिस्ट भी काफ़ी होता है अगर ईमानदार हो तो। सही बात। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो ये और हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, ये नए ज़माने का प्यार है। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए, ये इख्तियार हम पे है, तकदीर पर नहीं। बिल्कुल सही। ये इख्तियार हम पे है, तकदीर पर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूँगा मगर उम्र भर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। एक याद है हमको एक वाक़या कि अक्सर न्यूज़ रूम में जब भी कुछ काम अच्छा हो जाता था तो प्रशंसा कम होती थी, लेकिन जब कोई गलती हो जाती थी तो डांट बहुत पड़ती थी। और एन अप्रेजल के पहले बॉस, हाय हाय हाय, कितने दर्द भरे दिलों को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। देखिए, अप्रेजल के ठीक पहले ऐसा होता था कि बॉस हमारा एक ऐसा शो निकाल के लाता था जो सबसे रद्दी हो। होता है ना? तो बताइए मुझे एक बार। मुझे लगता है यहाँ पत्रकार ना भी हो तो सब लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे। तो बड़ा मज़ेदार होता था कि आपने साल भर बहुत दबा के बहुत अच्छा काम किया और बॉस ने एक ऐसा बुलेटिन निकाल के आपको दिखाया जिसमें आपने 5 फंबल मारे हों, क्योंकि उसको A++ HR ने कहा है कि तुम्हारे पास 3 ही हैं, अब इसको या तो तुम अपने फेवरेट को दे दो या फिर टैलेंटेड को दे दो। हाँ, तो वहाँ पर एक शेर हुआ था। और अक्सर ऐसे में क्या होता था कि जो बॉस का फ्रेंडली होता था वो बाजी मान ले जाता था। चैनल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही थी। देखिए, विमल जी की भी ताली बजी नहीं, है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि छोड़ दिया, वरना आप यहाँ कहाँ पहुँचते। हाँ, जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, ये उन कलीग्स के लिए है और कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो काम करते हैं, जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, क्लैपिंग आनी चाहिए थी। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, हम लोगों ने देखा है। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हें बॉस को वही सबसे ज़्यादा प्रिय होता है जो उसके। क्या बात है। ये जो बीच बीच में जोर से तालियां बज रही हैं ना, ये तालियां नहीं हैं, ये अंदर का दर्द है। हाँ, एक बार ये दर्द खुल के आ जाना चाहिए जरा। मैं इसीलिए इधर मूव कर गया हूं क्योंकि जन कवि हूं ना।
जन कवि जनता से संवाद करता है। सुचारिता जो हैं वो मित्र हैं और प्राचीन मित्र हैं। अभी प्राचीन, हाँ और क्या, 25 साल पुरानी मित्र तो प्राचीन ही हुई ना। आधे से ज़्यादा जीवन जो है वो इनके साथ गुजार लिया। ज़रा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूँ। और ऑन द टाइम ऑफ अप्रेजल तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हारे सामने कब से खड़ा हूँ। जी आलोक जी, आप जिस तरह से कविता सुना रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग जाकर वापस आपकी कविताएं ज़रूर सुनेंगे। और मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर और उसका एक पूरा एक हमारे पास पूरा एक उसका ज़ख़ीरा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि कविता और पोइट्री आज रेलेवेंट है? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर, आप लोग जो बैठे हुए हैं, ज़रा एक बार आलोक जी को बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो कविता की पुस्तकें पढ़ते हैं, सुनते हैं? सुनने वाले हाथ ऊंचे कर। हाँ, सुनने वाले हाथ उठा दीजिए। ठीक है। इसमें से आधे से अधिक मुझे फॉलो भी करते होंगे। सीरियस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कल्चर पढ़ने का कम है, सुनने का ज़्यादा है। यही वजह है शायद कि आपकी बहुत सी कविताएं हम कभी अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में, कभी आशुतोष राणा जी की आवाज़ में, कभी जगजीत सिंह जी की आवाज़ में सुनते हैं। देखिए, इसका एक बहुत सीरियस आंसर है, और फिर मैं आपको बॉस की टेबल के सामने ले चलता हूँ जहाँ आपका अप्रेजल हो रहा है। ठीक है, जो भी, अर्नब सर तो नहीं बैठे ना यहाँ? हाँ, ये हम लोगों की आपस की बात आपस में ही रखना। चैनल हेड को पता चल जाएगा तो हाँ, वो सुन लेंगे कैबिन में बैठ के। तो जब आप जाएंगे और आप अपना हक मांगेंगे, तो 17वीं शताब्दी में, आज से 200-250 साल पहले, एक शायर हुआ जिसे हम पोइट्री के बड़े अब्बा भी कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब। अब एक शेर है, वो शेर सुने और आप याद करें कि आपका अप्रेजल हो रहा है, और अप्रेजल बहुत रद्दी किया बॉस ने, बहुत ही रद्दी किया। तो देखिए, आपको कविता याद आएगी, और कविता भी वो याद आएगी जो असदुल्ला खां गालिब ने कही थी अंग्रेज़ों से उनका वजीफ़ा न मिलने पर। मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साक़ी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। यानी मुझ तक जो मेरा जो हक है, मेरे जो राइट्स हैं, वो मुझ तक आते ही नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मनुष्यता रहेगी, जब तक संवेदनाएं रहेंगी, जब तक कि आपके मेरे बीच के एक इमोशनल कनेक्ट को बरकरार रखने की हमारी जितनी सेंसिटिविटी है वो रहेगी, कविता भी जिंदा रहेगी। और यही कारण है कि इस सभागार में आपने देखिए, हाथ जब ऊंचे करवाए तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने कविता के नाम से हाथ ऊंचे किए। उसका एक बहुत आध्यात्मिक कारण भी है। हम सब के अंदर एक नाद विद्यमान है, ये आप सब मानते होंगे, एक ध्वनि विद्यमान है। और जो भी सिन्फ़े सुखन जिसे उर्दू में कहते हैं, जो भी आर्ट फॉर्म उस नाद से कनेक्ट करेगा, या वो हमारा जो अंतर्नाद है, जब हम, आप देखिए कि क्या वजह है कि एक बिल्कुल अबोध शिशु जो 15 दिन का है, महीने भर का है, वो रो रहा है, और आप उसको जब थपकी देते हैं तो वो सो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब वो 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में था तो उसने अपनी माँ की धड़कन को सुना था, धक धक धक। एक म्यूज़िक था, एक रिदम थी, एक नाद था, एक लय थी। और वही जीव, वही मनुष्य जब बाहर आता है और वो जब थपकी सुनता है तो उसको वो जो लय मिलती है, थप थप थप, तो उसको सुकून आता है। कविता सुकून देती है, इसीलिए दिल को अच्छी लगती है। तो जब तक जीवन में बेचैनी रहेगी, जब तक जीवन में उठापटक रहेगी, संघर्ष रहेगा, तब तक कविता रहेगी।
और रहनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी मनुष्यता की भी पहचान है। आपने आपकी कविताओं की बात कर रहे हैं, लेखनी की बात कर रहे हैं, और आपने क्योंकि ये बता ही दिया कि कितना प्राचीनतम कनेक्शन है हमारा, तो न्यूज़ रूम के समय में आपने एक शेर भी ऐसा लिखा जो इन दिनों वायरल हो रहा है फिर से, क्योंकि आईटीआर भरने का समय आ रहा है, और वो शेर जो है वो आईटीआर भरने के लिए एक चेतावनी की तरह है, तो वो फिर से वायरल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि समय वही है फिर से साल का, तो ज़रा वो भी बता दीजिए, ये भी न्यूज़ रूम के समय का है। देखिए क्या है कि मैं वो शेर आपको सुना भी चुका हूँ। मुझे इसकी वाकई में रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और ये रॉयल्टी मुझे उस विभाग से मिलनी चाहिए जो आपसे आईटीआर के ज़रिए पैसा लेता है। हर बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग की तरफ से या फिर कोई सोशल मीडिया पर उस शेर को वायरल कर देता है, और ऐसा लगता है जैसे आयकर विभाग हमसे कह रहा है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो हम सबको अपने अपने आईटीआर जो है वक्त पे भरने चाहिए। मैं इंडोज़ भी किए देता हूँ, मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है भरना। आप लोग भी जो है ताकि इस देश में प्रगति हो सके, क्योंकि हम लोगों के सबके संसाधनों से और राशि से ये देश चलता है, तो बिल्कुल वो हमेशा वायरल होता है। वो ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। आलोक जी, आपने जब पत्रकारिता शुरू की उसके बाद आप मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप तब भी लिखते होंगे, लेकिन आपकी लेखनी शायद तब पर्दे के पीछे थी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। फिर एक समय आया जब सब आपकी लेखनी के बारे में जानने लगे, आपको पढ़ने लगे। बहुत से ऐसे पत्रकार होंगे, या फिर मैं, क्योंकि आज बहुत से आम लोग हैं, हमारे पत्रकार इतने नहीं होंगे जनता में, लेकिन जो लोग इससे प्रेरणा लेना चाहते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उनके अंदर एक कवि है, वो उसे उस कविता को और उस कवि को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो कैसे इसकी प्रेरणा आपसे ले सकते हैं? क्योंकि आप उन्हें क्या कहेंगे? बहुत से लोग आपके पास आते भी होंगे कि भाई भैया हम भी पत्रकार हैं पर कविता में रुचि है, कैसे बने, कैसे आगे बढ़ें? देखिए मेरे साथ मेरा ऐसा मानना है कि एक तो पत्रकारिता और लेखन, अक्सर मेरे सामने ये सवाल आता है कि आप पत्रकार थे, आप लेखक कैसे हो गए? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दो एक ऐसी विधाएं हैं जिनमें एक जैसे नॉर्म्स लगते हैं, एक जैसे नियम लगते हैं। अगर आप बहुत संवेदनशील दृष्टि नहीं रखते हैं, आप सामाजिक तौर से बहुत बेदार नहीं है, बहुत कॉन्शियस नहीं है, आपको अपने वक्त का अंदाज़ा नहीं है, तो आप एक पत्रकार नहीं हो सकते। और अगर आप बहुत इमोशनल इंसान नहीं हैं, आपको अपने समय की जानकारी नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे समाज में क्या घट रहा है, राजनीति में क्या घट रहा है, तो आप बहुत अच्छे राइटर भी नहीं हो सकते। इसलिए पत्रकारिता और लेखन ये हमेशा से मुझको लगता है कि भाई ये आपका मिस कर रहा है, माइक प्लीज़, शायद इसकी बैटरी ऑफ हो गई है। ये दो एक ऐसे पेशे हैं कि जो बहुत समानांतर हैं। मैंने पत्रकार रहते हुए कविता कही थी जो बहुत वायरल हुई थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे थे और ये कविता मैंने तब कही थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। पूरा हमारे देश का पॉलिटिकल सिनेरियो और ये पोयम। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। और विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। और ये इसमें एक अपनी पहचान का भी शेर है कि कहीं कबीर सूर की,
कहीं नज़ीर की, कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की, परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। तो पत्रकारिता संवेदना मांगती है, लेखन संवेदना मांगता है। पत्रकारिता बहुत हद तक आपको कॉन्शियस रखने के लिए ज़रूरी है, और लेखन भी वही है कि अगर आप अपने समय समाज से, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये कि बहुत सारे नए राइटर्स, जैसा आपने कहा, मेरे सामने आते हैं, मेरे पास आते हैं, कुछ यहाँ भी आए हैं मुझे सुनने के लिए। वो अक्सर कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत है। तो मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप जब किसी मंच से अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हैं, तो मैं कहता हूँ हमेशा कि लोग आपके संघर्ष की कहानियाँ भी तभी सुनते हैं जब आप अपने उस संघर्ष में तप कर कामयाब हो जाते हैं। एक नाकाम आदमी के संघर्ष की कहानी कोई नहीं सुनता। बनता हुआ शाहरुख खान किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो बन जाता है तो एनएसडी के बाहर खड़ा हुआ पान वाला भी कहता है कि हमारे यहाँ सिगरेट पीते थे। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ नए राइटर से कि जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो एक ऐसी दौड़ है जिसे आपको अपने जुनून से, अपनी शिद्दत, और अभी अमीश कह रहे थे कि मैं उसे फिर कोट करूँगा कि अगर आप लगे रहेंगे किसी एक लक्ष्य के लिए, किसी एक मिशन के लिए, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। एक बहुत ही नौजवान सा लड़का, बहुत ही कहना चाहिए बहुत साधारण परिवेश, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, इन दिनों पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जाकिर खान। इस तरह के जो नौजवान हैं वो हर फील्ड के लिए प्रेरणा है, हर फील्ड के लिए इंस्पिरेशन है। अगर आप चैनल में काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ेगी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को निखार लें, अपने जुनून से, अपनी शिद्दत से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जो मैं अपने नौजवानों से हमेशा कहता हूँ, अगर सही हूँ तो मुझे बताइएगा, ये जानना तो ज़रूरी है ही कि ज़िंदगी में हमको क्या करना है। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ज़िंदगी में हमें क्या नहीं करना है। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि ये काम मेरा नहीं है, मुझे नहीं करना, मुझे बहुत पहले लग गया था। जब मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लिखता था तो मुझे लगता था कि नहीं लिखनी चाहिए थी लेकिन वो मुझे लगता था कि एक रियाज है, प्रारब्ध होता है कि जब आप अपने भाग्य को और आप अपने कर्म को, कार्य को जब एक साथ मिलाने के सफ़र में होते हैं, आप अपनी डेस्टिनी से, अपने लक्ष्य से, अपने स्ट्रगल को मैच करते हैं, तब जाकर कोई एक रिज़ल्ट बनता है कि फिर जो यहाँ नौजवान बैठे हैं, मैं आई एम नॉट अ वेरी कोई बहुत बड़ा आइकन नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसे दोस्त जिन्होंने आपके साथ कभी काम किया हो या आपने उनके साथ काम किया हो, किसी एक बहुत रिनॉन्ड चैनल में बैठ के अगर आपको उन दोस्तों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका आपको आपका आर्ट दे दे, तो आपको उस आर्ट को सलाम करना चाहिए। नहीं आलोक जी, ये तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मैं आपके साथ बैठकर ये साक्षात्कार कर रही हूँ तो मुझे खुद बहुत बहुत गर्व महसूस होता है कि कैसे उस सफ़र की शुरुआत की और आज आप कहाँ हैं। 25 से ज़्यादा देशों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप जाकर अपने किस्से कहानियाँ, अपनी लेखनी के बारे में बता चुके हैं, शोज़ करते हैं। तो ये जो आपने हासिल किया है, ये भी मुझे लगता है कि देवादिदेव के आशीर्वाद से है, जैसा आप हमेशा कहते हैं। लेकिन क्योंकि आप आज हमारे बीच हैं, तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि जब आलोक जी आएंगे तो उन्होंने रिश्तों की बारीकियों के बारे में इतनी कविताएं लिखी हैं, लेकिन जो उन्होंने माँ और बाबूजी के बारे में लिखा है, वो अगर वो ना सुनाए, उन्हें जाने मत दीजिएगा। नहीं, मैं जाना चाहूँगा भी नहीं लेकिन आपका आदेश है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके जीवन में अगर आप ये कहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, तो ये आइडियोलॉजी गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो कुछ आप बनते हैं उसमें आपकी जो अदाएँ हैं, आपके कार्य जो हैं,
उन अदाओं से कहीं ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो उन दुआओं का है जो आपके माता पिता आपके लिए करते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में कि किसी माता पिता ने अपनी संतान को पीछे खींचने की कोशिश की हो। हम अक्सर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि माँ जो होती है वो बच्चे को गोद में लेकर घूमती है, छोटे बच्चे को वो इसलिए लेकर घूमती है कि उसका ये लक्ष्य होता है कि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ मेरा बच्चा भी वहाँ तक देखे। लेकिन जब पिता अपने बच्चे को लेकर घूमता है तो कंधे पर लेकर घूमता है कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये वहाँ से आगे भी देख सके। तो मैं बहुत ही संयुक्त परिवार के परिवेश में पला बड़ा हूँ और मुझे वहीं से ये पूरा एक भावना मिली। तो अंत में मैं आपको वो कुछ 2-3 पंक्तियाँ उसकी सुनाता हूँ कि घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। एक पुत्र के लिए अपने पिता ऐसे ही होते हैं, चाहे कद कुछ भी हो। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा वो इन पंक्तियों की संवेदना तक ज़रूर पहुंचेंगे। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर, हमारे यहाँ हमारी माइथोलॉजी में कहा गया है कि हम 5 तत्व से बने हैं। मुझे लगता है कि एक तत्व और है, और वो क्या है? उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुर पाई अम्मा। और बाबूजी गुजरे, अंतिम पंक्तियाँ हैं। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। जो लोग इतना अच्छा लिखते हैं वो अपने शब्दों से निशब्द भी कर देते हैं। ये कला आप में है, इसीलिए लोग आपको सुन रहे हैं। मुझे लगता है जो तालियां बजा रहे हैं और कुछ आपके शब्दों को महसूस कर रहे हैं जब आप बोल रहे हैं। आलोक जी, एक साहित्यकार के लिए, जो एक कवि के लिए, क्योंकि आप अब फिल्मों के लिए भी लिख रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल या आसान होता है कि आप एक साहित्यकार फिल्मों की जो शैली है उसमें ढल पाए और उनके फिल्मों के लिए, आज की फिल्मों के लिए लिख पाए? ये थोड़ा सा एक कठिन सवाल है। और ये हमेशा से हुआ है और ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है।
अगर आप देखें तो हमारे जो सीनियर्स हुए जो फिल्मों में लिखते रहे, चाहे कैफ़ी आज़मी हों, साहिर हों, मजरू सुल्तानपुरी हों, शैलेंद्र हों, ये सब बहुत अच्छे पोइट्स भी हैं। और दिलचस्प बात ये है कि आप पुराने नगमे जो आज तक गाते गुनगुनाते हैं, आप किसी नए सॉन्ग को उतनी शिद्दत से नहीं गाएंगे, गुनगुनाएंगे जितना आप पुराने सॉन्ग को, पुराने गीतों को। कारण उसका ये था कि वो पोइट्री फॉर्मेट में होते थे और बाद में कंपोज होते थे। आज क्या हो रहा है कि आज सिर्फ एक संगीत को भरने के लिए शब्दों की ज़रूरत है। पहले पूरे की पूरी शब्दों के साथ पूरे के पूरे मंज़र को पहले पोइट्री बनाया जाता था, उसके बाद आप उसमें म्यूज़िक उसको कंपोज करता था। मगर अब थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, और अब इसलिए जब उल्टा हो रहा है तो जो राइटिंग से लोग जाते हैं, जो राइटर के तौर पे फिल्मों में जाते हैं, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। मेरी एक अभी वो फिल्म आई थी वोडका डायरी, उसमें एक सॉन्ग था जो इस किताब से लिया गया था, मेरी आमीन। उसमें अमीर खुसरो साहब की बड़ी मशहूर गज़ल है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो मेरे जो म्यूज़िक कंपोज़र थे संदेश शांडिल्य जी, उन्होंने कहा कि आलोक भाई, मैं थोड़ा सा मेरे कंपोजिशन में दिक्कत आ रही है, और ये सखी पिया को जो मैं न देखूं, इसमें मुझे एक री भी लगाना है। हाँ, सखी री जो मैं न देखूं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो कुछ नहीं है, ये मिसरा हज़रत अमीर खुसरो का है, उनसे पूछ लीजिए अगर वो इजाज़त दें तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन एंड ऑफ द डे सब लोग एक अच्छे काम के लिए काम करते हैं, इसलिए चीज़ें बहुत अच्छी होके आज भी सामने आती हैं। फिल्मों में आज भी बहुत अच्छा गाने आ रहे हैं, फिल्मों में आज भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग एक बहुत ही आर्टिफिशियल जो हमको फैमिली बताई जाती थी, जो कहीं हमारी ज़िंदगी से आसपास की नहीं थी, आज देखिए कि एक ऐसी फिल्म्स आ रही हैं कि बधाई हो। हाँ, बिल्कुल जनता कॉलोनी में जो हम लोग देखते थे हम एक ज़माने में टीवी पर, उस तरह के बैकग्राउंड की फिल्म्स आती हैं, और हम वो फिल्में देख रहे हैं जो बड़ी ग्राउंडेड फिल्में हैं, जो आपकी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो वो जो एक स्वप्न दृश्य बीच में आ गया था, एक ख़ास प्रोडक्शन हाउस एकदम से आया था और बड़ा वो ग्लैमराइज फैमिलीज़ दिखाने लगा था, वो सब अब जी हाँ, लार्जर देन लाइफ, बिल्कुल जी, वो आपको यहाँ होना चाहिए था, मैं बार बार यही सोच रहा हूँ। नहीं, वो आपको बड़ी तल्लीनता से जी, सुन रहे बहुत हैं। शुक्रिया। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे डायल्यूट हुई हैं। मैं आपको अपनी फिल्म का एक गीत सुना दूं जो इसमें हुआ कि सखी पिया को जो उस्ताद राशिद खान साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने उसको स्वर दिया था, कुशल श्रीवास्तव की वो फिल्म थी, बड़ी मिस्टीरियस सी फिल्म है। आज भी वो नेटफ्लिक्स पर है और बड़ी अच्छी रेटिंग पर है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। हाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। बहुत खूब। तो मेरे ख्याल से आपका वक्त अब पूरा हो चुका है। मैं टेलीविज़न नहीं, से मेरा ही वक्त हूँ। पूरा नहीं हुआ है कार्यक्रम का। इस समय आप चूंकि कार्यक्रम को कंडक्ट कर रही हैं, तो जी। आपके कार्यक्रम का ही हुआ है। बिल्कुल नहीं, पर आलोक जी, मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि जब हम लिखते हैं और जब हम शब्दों में पिरोते हैं कोई कविता, हम इस बात का एहसास नहीं कर पाते हैं कि वो शब्द कैसे सुनने वाले को निशब्द कर रहे हैं। आप में वो कला है, और मुझे लगता है वो भगवान का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आज रिपब्लिक भारत संवाद मंच पर आने के लिए, और जो लोगों ने आपको सुना उन्हें आपने मंत्रमुग्ध किया अपने शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।